Okay, so once again, welcome back to Explore Physics by Himanshu Coaching Institute, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो देखो, आपका फाइनली BARC 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और होपफुली सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो पेपर जो है वो इजी या इजी टू मॉडरेट स्टूडेंट्स बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पोल डाला हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट इजी टू मॉडरेट या फिर इजी बता रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेशन है, पर्टिकुलर लेक्चर है, वो ओनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। उनका सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लगभग 21 के आसपास क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। और अ, ये सभी मेमोरी बेस्ड है, स्टूडेंट्स ने हमसे शेयर किया है और मैं फिर उसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, 100% नहीं कह सकते। स्टूडेंट जस्ट इस तरह से क्वेश्चन शेयर करते हैं कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था, तो उसके बिहाफ पे ही हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, किसी सॉल्यूशन में मिस्टेक हो, सॉल्यूशन उसी तरह से बनाए गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन जो सारे मैंने करवाए हैं यहाँ पर, वो क्या सभी क्वेश्चन ही इसी टाइप के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है BRC के एग्जाम में आए हैं इस बार या नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन और है कि जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है उनका पेपर अच्छा गया है, तो उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से कर लेनी चाहिए, उसका लेट नहीं करना चाहिए उसमें। ठीक है, क्योंकि देखो, अब जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उससे फिर आपको 1 महीना ही मिलेगा लगभग। 1 महीने में पूरे सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर सके, इसलिए हम ऑलरेडी इंटरव्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जो क्लासेस हो चुकी है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, बाकी लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी और फीस इसका ये रहेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट का जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका मॉक इंटरव्यू भी होगा। ठीक है ना, तो वो सब अपन अलग से डिटेल में भी बात कर लेंगे। चलिए, अब अपन चलते हैं मेनली क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, आई होप, देखो जो भी क्वेश्चन मैंने जो स्टूडेंट से पूछे हैं वही क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन और पता लगे मेमोरी बेस्ड, आपको कुछ ध्यान हो इसके अलावा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। आप भाई इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, इस पे व्हाट्सअप कर देंगे, तो हम और क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास में है, ये मैट्रिक्स दे रखी थी, इसकी आइगन वैल्यूज तुमसे पूछी हुई थी। ठीक है, तो इसको सिंपल तुम्हें देखो, एक प्रॉपर्टी मैंने ये बता रखी होगी कि सभी रो या सभी कॉलम का सम अगर सेम आता है, जैसे इसका सम तुम्हारे पास 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका मतलब उसकी एक आइगन वैल्यू तुम्हारे पास में 2 जरूर होगी। एक आइगन वैल्यू तुम्हारे पास में 2 जरूर होगी, और बाकी 2 आइगन वैल्यू इस तरह से होंगी। देखो, इनका सम कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि 12 आ रहा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बाकी जो दो आइगन वैल्यू होगी ना, उनका सम यहाँ पर 10 आएगा। तो मुझे नहीं पता ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तुम्हारे पास में एक ऑप्शन आपके पास में हो गया 255। ठीक है, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये बोलेगा कि सर हो सकता है ना कि फॉर एग्जाम्पल 2 और यहाँ पर 4 और 6 ऐसे दे दे, ऐसे भी दे सकता है ना तुम्हारे पास में। ऐसे केसेस में आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के और आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना जो कि इसके डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो वो ऑप्शन सही होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक ही ऑप्शन होगा इसमें एक आइगन वैल्यू, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है ना, तो सबका सम करेंगे, अगर सेम आता है तो वो आइगन वैल्यू एक तो वो फिक्स होगी होगी, तो 2 तो फिक्स होगी, बाकी 2 आइगन वैल्यू इस तरह से होंगी कि उनका सम जो है, तीनों का सम 12 आना चाहिए, तो ये आंसर होगा उसके अंदर। ठीक है, पहले आगे चलिए। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर था, तो ये आपको सबको ही पता है, ये होता है UUD। ठीक है, आप पता कर सकते हैं, इसका 2/3 चार्ज होता है, इसका 2/3 होता है, इसका माइनस का 1/3 होता है, तो +1 चार्ज आएगा। दूसरी, इसका स्टेनलेस नहीं होता है, तो S तो आएगा ही नहीं। तीसरा, प्रोटॉन जो है एक बेरियन है, तो बेरियन के लिए क्वार्क प्लस क्वार्क प्लस क्वार्क, तो ऐसे ऑप्शन जिसमें 2 ही क्वार्क हो या एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क हो, वो तो वैसे ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास में करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये था, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, एक स्टूडेंट ने ये भेजा था और एक स्टूडेंट ने ये भेजा था, π/4 π/2, तो तुम लोग चेक कर लेना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर बता देता हूँ आपको। देखो, तो आपको पता है, देखो थीटा कैप याद डायरेक्टली होता है तो बहुत अच्छी बात है। आर कैप मैंने याद करने को बोला है आपको। आर कैप होता है साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस कोस थीटा जेड कैप। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको थीटा कैप निकालना है तो क्या करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कोस थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई वाई कैप माइनस का साइन थीटा जेड कैप। ठीक है, मैं इस अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूं भाई आपको ना, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया, आर तो यहाँ काम ही नहीं आएगा, ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया,
थीटा पाई बाई 2 रखेंगे तो कोस पाई बाई 2 जीरो, ये भी तुम्हारे पास जीरो हो जाएगा, और माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2 के कैप, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का के कैप, अगर इससे पूछा हुआ है तो। अगर इससे पूछा हुआ है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, पाई बाई 4 रखेंगे तो 1/√2, और कोस साइन थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई, कोस पाई बाई 2 ये जीरो हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी 1/√2, 1/√2 वाई कैप, और ये हो जाएगी माइनस का 1 बाई साइन थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4, तो माइनस का 1/√2, और ये हो जाएगा जेड कैप। आप देख लीजिएगा, ये दे रखा है तो ये आएगा, ये दे रखा है तो ये आएगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, आपको पता होगा, आपने एग्जाम दिया है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशन, ठीक है ना, तो ये कैसे निकालेंगे, इसका तरीका मैंने बता रखा है कि फंक्शन को हमेशा नॉर्मलाइजेशन करके करो आप लोग, तो मोड साई स्क्वायर dx dy dz इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मोड साई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तीनों लेन एल क्यूब नीचे आ जाएगा, तो साई बराबर कितना हो जाएगा एल की पावर माइनस का 3/2, ऐसा कोई ऑप्शन होगा देख लीजिएगा आप लोग। एक स्पीड का रेशियो पूछा हुआ था, तो VRMS मैंने तरीका बता रखा है, RAM, R का मतलब RMS, ये सबसे ज्यादा होती है 3/2 होता है ना तुम्हारे पास में, दैट इज द √3/2 kBt। क्वेश्चन यही था ना तुम्हारे पास में, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन, हाँ यही था तुम्हारे पास, है ना, तो ये तुम्हारे पास होता है 3 kBt/m, अंडर रूट में RMS, और MP होता है 2 kBt/m, एवरेज पूछता तो यहाँ पर √8 kBt/m हो जाता, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/√2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास में, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में गामा रेडिएशन का था, ठीक है, गामा डीके का क्वेश्चन था तुम्हारे पास, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये हाफ माइनस है, ये 3/2 माइनस है, यहाँ से तुम्हारे पास में कोई न्यूक्लियर आ रहा है, गामा डीके हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा अलाउड होगा, तो इसके लिए पहले एल निकाल लो, एल बराबर होता है GI माइनस JF से, GI प्लस JF, तो हो जाएगा 3/2 माइनस हाफ टू 3/2 प्लस हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एल बराबर 1 और 2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अब पैरिटी सिलेक्शन रूल होता है, पाई आई इज इक्वल टू पाई एफ इंटू पाई गामा, ठीक है, तो ये -1 है, ये -1 है, दोनों माइनस है, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में शुड बी पॉजिटिव, +1 आनी चाहिए, तभी तो +1 -1 आएगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक के लिए जो पाई गामा होता है वो होता है -1 टू दी पावर एल, और मैग्नेटिक के लिए पाई गामा वो होता है -1 टू दी पावर l+1। तो पहले इलेक्ट्रिक के लिए देखो, इफ l बराबर 1 रखेंगे तो E1 अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, तुम्हें चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर M1 तुम्हारे पास में अलाउड हो जाएगा, तरीका है ना सीधा, एक अलाउड नहीं होता दूसरा अलाउड हो जाता है तुम्हारे पास में, M1 अलाउड होगा तो सीधी सी बात है E2 भी अलाउड होगा, ठीक है ना, ये तरीका है, अल्टरनेट चलते हैं, M1 E2, तो M1 E2 तुम्हारे पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलो देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये है, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसका पैरिटी तुमसे पूछा हुआ है, स्पिन पैरिटी, तो 8 प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, इवन के लिए कितना होता है तुम्हारे पास में 0+, ये तुम्हारे पास प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन तुम्हारे पास में 9 है, तो इसके लिए लिखोगे 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2, यहाँ तुम्हारे पास में 2 फिल कर सकते हैं, 4 फिल कर सकते हैं, 2 6 2 8 और 1 लास्ट इसमें जा रहा है, तो हो जाएगा j बराबर 5/2, और पैरिटी होता है -1 टू दी पावर l, d के लिए l बराबर 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0+, 5/2+। देखो कुछ सॉल्यूशन मुझे लग रहा है थोड़े बड़े हैं, उनका सॉल्यूशन मैंने पहले ही कर लिया, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, जल्दी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताना है एट लीस्ट 2 टेल आने की, ठीक है, तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एक बार उछाला जाएगा तो तुम्हारे पास में आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे ना, तो ऐसे 4 उछाले जाएंगे तो तुम्हारे पास में साइमल्टेनियसली 4 बार उछाला जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब बोल रहा है फेवरेबल 2 टेल्स, मिनिमम 2 टेल्स का मतलब 2 टेल भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। अब 2 टेल कितने तरीके से आ सकते हैं, 2 टेल जैसे टी हेड हेड, अब ये टी तुम्हारे पास यहाँ चला जाएगा, फिर ये टी तुम्हारे पास लास्ट में चला जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे ले आओ तो इसके 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 टेल के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 टेल के 1 कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल तुम्हारे पास में हो जाएगा फेवरेबल 11, ठीक है,
6 प्लस 4 प्लस 1 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 16, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, यही प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक। चलिए देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही थे जो कि क्लास में अपन करते हैं, क्लास में जो डिस्कस करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वही थे। देखो लाप्लास के दो क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक तो ये पूछा हुआ था, तो आप लोग जानते हो ना कि x की पावर n का लाप्लास क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन में s की पावर n प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास में फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर 2 है ना, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन में s की पावर n प्लस 1 क्यूब हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 ऐसे की नहीं, ये √3 तुम्हारे पास में ऐसे की ऐसे है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 2 अपॉन में √3s क्यूब। देख लेना ऐसा आंसर होगा तुम्हारे पास में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये भी आया था, तो कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है, जब लिमिट रखेंगे लेस देन 3 के लिए 0 हो जाएगा और ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन रख दिया तो लिमिट 3 से इन्फिनिट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल इसको सॉल्यूशन करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर देना, ये सिंपल ऐसे हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ये वाला आंसर आ रहा होगा। कैलकुलेशन वगैरह एक बार और चेक कर लेना आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट तुम्हारे पास में 11 नंबर क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा हुआ था रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन एंड बामर सीरीज। इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में बहुत कर रखे हैं अपन ने, ठीक है ना। तो देखो ये फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में, अब लाइमन के लिए जो तुम्हारे पास में लोअर लेवल है कहाँ आता है तुम्हारे पास में 1, और लाइम बामर के लिए 2 होता है। शॉर्टेस्ट के लिए डिफरेंस इनफाइनाइट होना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि ये 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला होता है। तो लाइमन के लिए एनएल बराबर 1, एनयू बराबर इनफाइनाइट, बामर के लिए एनएल बराबर 2, एनयू बराबर इनफाइनाइट, दोनों का रेशियो लेंगे तो तुम्हारे पास में ये देखो लैम्डा बी ऊपर चला जाएगा, बी अपॉन एल 4 आ जाएगा, लेकिन तुमसे पूछा हुआ है लाइमन अपॉन बामर, तो लाइमन अपॉन बामर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ये देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या था, वन डायमेंशन बॉक्स फॉर नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियोन्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी तुमसे पूछा हुआ था। देखो फर्मियोन्स नाम आता है, कोई स्पिन वगैरह आप जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा या उसका स्पिन नहीं बोल रखा, स्पिन हाफ है 3/2 है, तो जनरल केसेस तो ये होता है कि तुम्हारे पास में एक स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, एक स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, ठीक है ना। और इसकी एनर्जी तुम्हारे पास होती है, आपको पता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2ma²। अगर एक स्टेट में एक ही फिल किया जाएगा, ग्राउंड स्टेट है, तो यहां पर हो जाएगा देखो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma², ये तो मैं ले लूंगा बाहर। अब n बराबर यहाँ देखो सब में 1 1 इंटू करेंगे, 1 इंटू n बराबर 1 रखेंगे तो 1, प्लस 1 इंटू n बराबर 2 रखेंगे तो 4, प्लस 1 इंटू n बराबर 3 रखेंगे तो 9 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में दैट इज द ई ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो 30 हो जाएगा, इसको जोड़ना 30 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। या तो ऐसा ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ma²। हो सकता है h के फॉर्म में पूछ रहा हो, पाई नहीं पूछे, तो मुझे पता नहीं है किस टाइप का ऑप्शन था, तो ये आना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है, देखो तरीका तो ये है, मेथड तुम्हारे पास में ये है, आंसर यही आना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे केस में आप लोग स्पिन हाफ लेके कीजिए, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट इसका आंसर तो ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है, अब क्वेश्चन किस टाइप का था मुझे नहीं पता, स्पिन हाफ लेंगे तो एक स्टेट में 2s+1 से 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर 2 इसमें आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में, 2 इसमें, n बराबर 1 में और n बराबर 2 में। उस केस में ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी तुम्हारे पास में पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। यहाँ n बराबर, यहाँ देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर n बराबर 1 रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2ma²। इसको सोल्व करोगे तो 5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma², ये आ जाएगा तुम्हारे। अगर ऑप्शन में ये आंसर है तो 100% यही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने फर्मियोन्स बोल रहा है, स्पिन डिफाइन नहीं किया। एक देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन करते हैं अपन, सभी स्टूडेंट करते हैं। एफसीसी आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, एफसीसी में सभी एटम्स या तो कॉर्नर्स पे होते हैं या फेसेस पे होते हैं। तो आर और ए में रिलेशन पूछा हुआ है, तो आपको पता है ये जो फेस डायगोनल होता है ये होता है तुम्हारे पास में √2a, ठीक है, ये √2a होता है तुम्हारे पास में। और एक एक तुम्हारे पास में एटम यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तो 2r + r + r, तो ये हो जाएगा 4r, तो a बराबर हो जाएगा 2√2r। ये ऑप्शन होगा, तुमने देखा होगा, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन था कि कैनोनिकल एंसेंबल में क्या तुम्हारे पास में कांस्टेंट होता है, तो ये मैंने तरीका भी बता रखा है, ट्रिक भी बता रखा है। सब लोग क्रिकेट देखते होंगे, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, दैट इज द MCG।
और ई एन टी म्यू वी 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 सी मतलब कैनोनिकल एनसेंबल, तो कैनोनिकल एनसेंबल में एन टी और वी ये कांस्टेंट होगा तुम्हारे पास में, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बता दूं इसके दो तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो एफ बराबर, जिसको ए भी बोल सकते हैं, एक तो होता है यू माइनस टी एस, हो सकता है ये वाला फॉर्मूला पूछा हो, या फिर हो सकता है तुम्हारे पास में डी एफ पूछा हो या डी ए पूछा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए तरीका बता रखा है, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। देखो ऐसे ही होता है ना तुम्हारे पास में, यही था ना भाई तुम्हारे पास में क्वेश्चन, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। हाँ ठीक है, तो देखो यहां से तुम्हारे पास में एफ लिखना है तुम्हें, तो डी एफ, इसको ए भी बोलते हैं, इसको डी ए भी बोल सकते हो आप लोग। ये हो जाएगा, इसको तरीका क्या बता रखा है, दैट इज द डीवी और dt दोनों माइनस के हैं, टी के साथ एस आता है, वी के साथ पी आता है, दोनों को माइनस लगा दो। अगर केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में पूछ रहा है तो यहाँ पर म्यू डी एन लगा दो, प्लस में म्यू डी एन लगा दो, ठीक है। अब तुम्हें, अब हो सकता है यही तुमसे पूछा हो सकता है म्यू तुमसे पूछा हो, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन में डी एन। आपको v को कांस्टेंट करना पड़ेगा, t को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली तुम्हें पता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ था। चलो, एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास में कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था क्या भाई। तो देखो एक्सपेरिमेंटली इसका देखोगे ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन तो ये होता है 0.857 म्यू एन, हो सकता है ऐसा ऑप्शन में हो। अदरवाइज तुम लोग क्या करो, प्रोटॉन का अलग से निकालो, न्यूट्रॉन का अलग से निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो न्यूट्रॉन होता है 1h2, ठीक है, तो प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन भी एक है। तो पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन 1 है तो इसके लिए लिखा जाएगा 1s हाफ, तो J बराबर हो गया हाफ, L बराबर हो गया 0, तो J बराबर L प्लस हाफ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो म्यू हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास में J प्लस 2.29 म्यू एन, ठीक है। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.79, क्योंकि 0.5 हो जाएगा ना। अब न्यूट्रॉन के निकालेंगे तो वही 1s हाफ होगा, तो J बराबर हाफ हो गया, L बराबर 0 हो गया, तो J बराबर L प्लस हाफ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए म्यू होता है माइनस का 1.91 म्यू एन। दोनों को ऐड करोगे, तो ये लगभग आ रहा है 0.88 के आसपास, 0.88 के आसपास, इसके आसपास ही आएगा, देखो इसके आसपास ही आएगा तुम्हारे पास में। तो इस टाइप का एक ही ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास में क्यू वैल्यू से पूछा हुआ था, मासेस तुम्हें गिवन थे, तो क्यू वैल्यू मास के फॉर्म में क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस का मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये किसके फॉर्म में थे, एएमयू में थे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर में था, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। वो डिपेंड करता है किसमें तुमसे पूछा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा, आप लोग ये चेक कर लेना दोनों तरफ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों इक्वल है ना। अगर इक्वल नहीं है तो न्यूक्लियर मास को आपको एटॉमिक मास में चेंज करना पड़ेगा। अभी डेटा नहीं है मेरे पास तो नहीं, मैं निकाल देता अभी, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन ये था कि लेंथ ऑफ द वायर इज स्टेज एन टाइम्स एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ऐसा कुछ रिलेशन होता है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, ठीक है। अब बोल रहा है लेंथ इंक्रीज करता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एक काम करता हूं मैं, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, एल स्क्वायर, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है। तो एन टाइम्स इंक्रीज कर देता है, तो इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये पूछा हुआ था, फर्मी एनर्जी टी बराबर 0 केल्विन पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर डेंसिटी था, उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो आपको पता है, देखो मैं तो हमेशा ऐसे याद करता हूँ, ई जो होता है ना, दैट इज द एच क्रॉस स्क्वायर के एफ स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। और के एफ का फर्मी रेडियस जो है वो मैं ऐसे याद करता हूँ 3 पाई स्क्वायर एन अपॉन वी की पावर 1/3, ठीक है। अब एन से पूछा है तो देखो इसका स्क्वायर बोला हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर 2/3 हो जाएगा, तो ऐसा तुम्हारे पास में ऑप्शन होना चाहिए एक, ठीक। चलो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में था कि विच प्लेन इज नॉट अलाउड इन NaCl, तो आपको पता है NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो FCC टाइप का होता है। FCC के अंदर तुम्हारे पास में ऑल आर ओड और इवन ये होने चाहिए, क्या तो सभी ओड होने चाहिए, क्या सभी इवन होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन तुम्हारे पास में होगा, एक ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर मिक्सिंग आ रहा हो, इवन और ओड का मिक्सिंग आ रहा है, वो तुम्हारे पास में करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये था कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस, तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला होता है NCR, है ना, ये होता है समेशन r बराबर, समेशन r बराबर 0 से n NCR a की पावर
एन माइनस आर बी की पावर आर। ठीक है, आई थिंक हाँ ठीक है, यही तुम्हारे पास में था। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a बराबर तो हो जाएगा, और यहाँ देखो तुम्हारे पास में है 1 प्लस एक्स की पावर 16, a बराबर 1, b बराबर x, n बराबर 16। ठीक है, तो देखो यहाँ रखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 16, तो r के फॉर्म में रख लो पहले। r के फॉर्म में रखेंगे तो समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट एन सी आर 16 सी आर a 1 की पावर n माइनस आर 16 माइनस r, और b का मतलब x की पावर r। तुमसे पूछा हुआ है x की पावर 13 का कोफिशिएंट, तो r बराबर यहाँ 13 रख दीजिए आप लोग। r बराबर 13 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 c 13, 1 की पावर 16 माइनस 13 x की पावर 13। इसका कोफिशिएंट ये तो 1 ही रहेगा, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारे पास में 16 c 13। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तुम्हारे पास में तो हो जाएगा फैक्टोरियल 16 अपॉन में फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन में फैक्टोरियल 13 इंटू इसकी वैल्यू होती है 6। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 35। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना भाई एक बार, है ना। तो ये हो जाएगा 35 छिके 210, 0 21। ठीक है, 35 से कम 35, 35 और 1 36 और 20 56। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, कैलकुलेशन तो वगैरह तुम चेक कर लेना, यही आना चाहिए तुम्हारे पास में। ठीक, 35 मल्टीप्लाई बाई 16, हाँ यही आना चाहिए तुम्हारे। तो 560 आना चाहिए भाई तुम्हारे पास में ना, 560 आना चाहिए। आई होप ये ऑप्शन के अंदर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये लगभग 21 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आए उस तरह से मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं। ऐसी बात नहीं है, और भी मेरे पास में क्वेश्चंस आए हैं, मोर देन 50 क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ कमियां हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, एग्जैक्ट क्या थोड़ा बहुत एक सही क्वेश्चन मिलना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ये वीडियो बनाने के बाद में आए हैं मेरे पास में, तो जल्द ही आपको इसका पार्ट सेकंड में मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद हो, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए इंफॉर्मेशन है, न्यू बैच CSIR नेट गेट जेस्ट पार्क टिफर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, होली के जस्ट बाद। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड ऑल ओवर इंडिया, ऑनलाइन लाइव आप कहीं से भी ले सकते हैं जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, और ऑफलाइन जो है आप जयपुर राजस्थान में आके ले सकते हैं। कुछ की फीचर्स हैं, ये मैं गारंटी देता हूं, पूरा सिलेबस करवाया जाता है, 6 to 7 मंथ सिलेबस कंप्लीट होने में लगेगा। सभी PYQs करवाएंगे, नेट गेट के जेस्ट के टिफर के पार्क के भी जितने मेमोरी बेस्ड है सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस रहेगा। ऑलरेडी डेमो क्लासेस एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु कोचिंग जो यूट्यूब चैनल है, उसके लिंक वहां पर जाके आप जो है ना इसके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर है 22,500, 9 मंथ का वैलिडिटी है, 26,500 12 मंथ का वैलिडिटी है। ऑफलाइन लेते हो तो 30,500 है, इसके अलावा अलग से कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, अगर आपको लाइव नहीं लेना है तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं। 6 मंथ का बैच है 14,000 का, 12 मंथ का बैच है 21,000 का। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मिलेगा, सभी टॉपिक्स कंप्लीट मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो बार के इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या PhD एंट्रेंस के इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बैच ऑनगोइंग है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे स्टूडेंट जो अभी जैम की तैयारी, जेस्ट या टिफर की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर जो नेट के बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके कोई भाई बहन छोटे, या फिर उनके जूनियर्स वगैरह जो भी IIT जैम जेस्ट टिफर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बैच भी 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।